हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। आज शब्दावली की सीरीज में हम लोग लोकतंत्र पर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र आज एक सामान्य शब्द है जो हर किसी को पता है। कोई औपचारिक रूप से शिक्षित है या शिक्षित नहीं है, उसे भी एक बात पता है कि वो लोकतंत्र में रह रहा है। भारत के संबंध में तो ऐसा ही है। लेकिन अगर हम लोकतंत्र को समझने का प्रयास करें, लोकतंत्र को जानने का प्रयास करें, तो इसके जो अर्थ हैं वो बहुत गहरे हैं। हम बड़े सामान्य रूप में लोकतंत्र को लेते हैं, लेकिन एक बार अगर लोकतंत्र के बारे में आप जानने समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता लगेगा कि लोकतंत्र की अवधारणा बहुत ही बड़ी, बहुत ही प्राचीन, बहुत ही विस्तृत, व्यापक और सार्वभौम, और हमेशा से लोकतंत्र एक साध्य के रूप में अपेक्षित रहा है, भले ही हम लोकतंत्र को साधन के रूप में पढ़ते हैं। तो इस बात पे चर्चा करते हैं और चर्चा शुरू करेंगे तो लोकतंत्र के सर्वोपांग, सर्वांगीण बातों को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र का सामान्य अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप देखते हैं लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ का मतलब है लोक और तंत्र, तंत्र की मतलब व्यवस्था या शासन, लोक का मतलब जनता या लोग। तो लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, लोगों की व्यवस्था लोकतंत्र कहलाता है। इसे थोड़ा सा ज़्यादा परिष्कृत करेंगे तो आप कह सकते हैं ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जन भागीदारी अधिकतम हो, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन आज भी लोकतंत्र की सबसे सरल, सबसे मान्य और सबसे सार्वभौमिक परिभाषा अब्राहम लिंकन की परिभाषा को ही माना जाता है, जिन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। आज भी ये सर्वमान्य परिभाषा है। और इस सर्वमान्य परिभाषा को अगर हम ज़्यादा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं तो ये वास्तविक लोकतंत्र, अर्थात जिसको हम शास्त्रीय लोकतंत्र, अर्थात जिसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, उससे संबंधित दिखाई पड़ता है। क्योंकि आज के टाइम पे जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में लोकतंत्र का जो स्वरूप लोकप्रिय है, दुनिया में सर्वाधिक है, वो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है, अर्थात जनता सीधे नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि शासन में पार्टिसिपेट करते हैं, शासन को संचालित करते हैं, जनता उन्हें निर्वाचित करके भेजती है। लेकिन यहाँ पर भी जो मूल भाव है वो यही है कि जनता की इच्छाओं का सम्मान हो के ही शासन हो। तो लोकतंत्र के इस स्वरूप को हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र क्या है? अगर इस तरीके का एक सवाल आपके सामने आए कि लोकतंत्र क्या है, क्या है, क्या है, तो ऐसे में बड़ा कठिनाई हो जाती है आपको पढ़ लिख कर ये बताना कि लोकतंत्र क्या है। तो ऐसी स्थिति में मैंने कुछ बातें यहाँ पे लिख दी हैं, जिसको भी आप टच कर दें सब लोकतंत्र की अवधारणा से जुड़ी हुई बातें हैं। जैसे लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र अधिकतम भागीदारी का नाम है। लोकतंत्र क्या है? तो आप देखेंगे कि लोकतंत्र अधिकतम भागीदारी का नाम है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र व्यक्ति के संपूर्ण विकास से संबंधित साधन है। अगर आप अपने संपूर्ण विकास की बात करते हैं तो वो लोकतंत्र ही है जो आपके संपूर्ण विकास के साथ जुड़ता है। लोकतंत्र क्या है? उचितता एवं वैधता का आधार है। अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जन सहमति नहीं है तो वो शासन व्यवस्था वैध नहीं मानी जाएगी। अर्थात लोकतंत्र है तो मतलब वैधता है, तो वैधता और उचितता का आधार लोकतंत्र को माना जाता है। लोकतंत्र उत्कृष्ट नैतिकता का साधन है। आप कहेंगे लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है, उसका नैतिकता से क्या लेना देना? नैतिकता से लेना देना है। शासन के स्वरूपों में हम सुशासन और नैतिक शासन की बात करते हैं। नैतिक शासन आदर्शतम शासन का रूप है और ये लोकतंत्र में ही संभव है, क्योंकि नैतिकता वहीं पनपती है जहां पर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। और लोकतंत्र स्वतंत्रता का आधार है। लोकतंत्र स्वतंत्रता को धारण करने वाली व्यवस्था है। इसलिए उत्कृष्ट नैतिकता वहीं हो सकती है जहां स्वतंत्रता हो, और स्वतंत्रता की गारंटी अगर कहीं पर है तो वो लोकतंत्र में है। इसलिए लोकतंत्र को हम उत्कृष्ट नैतिकता का आधार मानते हैं। लोकतंत्र समानता एवं स्वतंत्रता की व्यवस्था है।
जहां लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो जहां हम ही शासक हैं और हमारे ही निर्णय लोगों के द्वारा मान्य हो और हम भी उसी लोगों में से एक हों, तो हम अपने ही मन का कर रहे हैं, अर्थात हम स्वतंत्र हैं। और ऐसा सब कर पाते हैं, अतः समानता की बात होती है तो स्वतंत्रता और समानता की व्यवस्था ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र न्याय की प्रणाली है, जहां स्वतंत्रता समानता है वहां अनिवार्यता न्याय होगी, या भारतीय प्रस्तावना के साथ जोड़कर देख सकते हैं। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है लोकतंत्र, डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ही होता है निर्णय निर्माण पद्धति। जब हम लोकतंत्र को देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है, तो मुख्यतः लोकतंत्र को 3 स्वरूप में हम देखते हैं। पहले हम शासन की पद्धति के रूप में देखते हैं, तो उसमें शासन समझते हैं लोकतंत्र को। दूसरा, निर्णय निर्माण की प्रणाली के रूप में देखते हैं, तो एक तरीके से हम कहते हैं कि लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में निर्णय लेने से संबंधित है। और तीसरा, भागीदारी से संबंधित है। तो 3 महत्वपूर्ण रूपों में लोकतंत्र को हम देखकर विश्लेषित करते हैं और इसके बाद हम इस अर्थ पे पहुंचते हैं कि लोकतंत्र राजनीतिक प्रशिक्षण है, लोकतंत्र आधुनिकता का पैमाना है, लोकतंत्र जीवन शैली है। आज हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में? तो हम चाहते हैं कि एक बेहतर जीवन जी सकें। उस बेहतर जीवन का आधार क्या है? स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, अधिकार है, कर्तव्य है। यही तो हम चाहते हैं अपने जीवन में। हम अपने जीवन में स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम अपने जीवन में विभेद नहीं चाहते, ना हमारे साथ विभेद हो, ना हम किसी के साथ विभेद करें। हम अपने जीवन में अधिकारिता चाहते हैं, और ये सब कहाँ मिल सकता है? लोकतंत्र में। तो जो हमारे जीवन की शैली है, वो जीवन की शैली अगर कहीं पे फुलफिल होती है, कहीं पे वो सब एक साथ हमें बंच में, समूह में मिलता है, तो वो लोकतंत्र है। इसलिए हम लोकतंत्र को आधुनिक जीवन शैली के रूप में देखते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा यहाँ सार्वभौम हो जाती है। जब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र आधुनिकता का पैमाना है, तो आधुनिकता का मतलब क्या होता है? आधुनिकता का मतलब होता है स्वतंत्रता, आधुनिकता का मतलब है समानता, आधुनिकता का मतलब है न्याय, आधुनिकता का मतलब है बंधुत्व, आधुनिकता का मतलब है एकता, आधुनिकता का मतलब है अखंडता, आधुनिकता का मतलब है धर्मनिरपेक्षता। और ये सारे गुण अगर कहीं आपको देखने को मिलते हैं तो वो लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र आधुनिकता का पैमाना है। लोकतंत्र राजनीतिक प्रशिक्षण है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही निर्णय करती है, और जनता निर्णय कब कर पाएगी? जब वो राजनीतिक रूप से ज्ञानी होगी, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित होगी। इसलिए ये राजनीतिक प्रशिक्षण का नाम है। तो लोकतंत्र हम कह सकते हैं, ये हमने लोकतंत्र को आत्मसात कर लिया है, और हम अपने जीवन में जिन चीजों की अपेक्षा करते हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही संभव है। अतः लोकतंत्र केवल एक शासन की प्रणाली नहीं, बल्कि लोकतंत्र हमारे जीवन का आधार है। इवन हमारी जीवन शैली ही है, लोकतंत्र ही जीवन शैली बन चुका है। इस रूप में हम देखते हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है, इसको आपने देखा। अब अगर हम लोकतंत्र के स्वरूप की बात करें, तो लोकतंत्र के स्वरूप में हमें मुख्यतः 3 स्वरूप दुनिया में दिखाई पड़ते हैं। एक स्वरूप है उदारवादी स्वरूप लोकतंत्र का, ये विशेषकर पश्चिमी स्वरूप से जुड़ता है, और ये लोकतंत्र का वो स्वरूप है जो जन भागीदारी की बात तो करता है, लेकिन राज्य को कम से कम काम देने की बात करता है और ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता की बात करता है। तो इस उदारवादी लोकतंत्र स्वरूप में स्वतंत्रता और अधिकार प्रमुखता से लोगों को प्राप्त होते हैं, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी कम होती है, काम कम होता है। सकारात्मक कार्यवाही जैसी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, मतलब आरक्षण जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती है। लोकतांत्रिक उदारवादी राज्य का काम रक्षा सुरक्षा तक सीमित होता है। अतः इसे लोकतंत्र के नकारात्मक स्वरूप के रूप में भी हम देखते हैं, जहां पर कार्य लोकतंत्र को केवल नकारात्मक है, अर्थात रक्षा सुरक्षा करना है। जैसे मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों की प्राप्ति उदारवादी राज्य का होगा, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल है नहीं होंगे। दूसरा है साम्यवादी स्वरूप। साम्यवादी जो लोकतंत्र का स्वरूप है, ये विशेषकर समानता और कर्तव्यों पर फोकस करता है, और ये मानता है कि हम सभी को एक बराबर बना के रहेंगे। हम सभी व्यक्ति को समानता की बात करते हैं और हर किसी को समानता और न्याय देने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्तव्यों पे बड़ा फोकस होता है, अधिकारों पे नहीं। तो समानता और कर्तव्यों को फोकस करती है साम्यवादी लोकतंत्र। वहीं पर समाजवादी लोकतंत्र की बात करें तो ये दोनों का मिश्रित है, ये दोनों आत्यंतिक हैं, और ये कहीं न कहीं इन दोनों का मिश्रण होकर बैलेंस करने का, संतुलन स्थापित करने का मध्यमार्गी स्वरूप है। समाजवादी व्यवस्था में आप देखेंगे तो स्वतंत्रता समानता दोनों को महत्व मिलेगा, वहीं पर अधिकार कर्तव्य को भी महत्व मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल निजी क्षेत्रों को महत्व है, यहाँ पर केवल सार्वजनिक क्षेत्रों को महत्व है, लेकिन समाजवादी व्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया जाता है। तो ये ज़्यादा
बैलेंसकारी है, संतुलनकारी है, समन्वयकारी है, मध्यमार्गी है। और वर्तमान में दुनिया में अगर लोकतंत्रों के मैक्सिमम स्वरूप की बात करेंगे तो इसी समाजवादी स्वरूप को देखने को मिलता है। यही कारण है कि आज दुनिया समाजवाद को एक फैशन के रूप में अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि हर किसी को अपने लोकतंत्र को समाजवादी लोकतंत्र कहना है, ये फैशन हो गया। इतनी बातें आपने देख ली। इसके बाद हम लोकतंत्र के मॉडल पे आते हैं। आपने लोकतंत्र को बस इतना ही जाना होगा, लेकिन लोकतंत्र के वर्तमान में कई सारे मॉडल विकसित हो रहे हैं, कई सारे विकसित हो चुके हैं, कई सारे पूरी रूप से परिपक्व हैं और कुछ अभी अपने शैशव अवस्था में हैं, कुछ अपने युवा अवस्था में हैं। इस जो लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल हमें दुनिया में देखने को मिलते हैं या सिद्धांतों के रूप में अभी विकसित भी हो रहे हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना दूंगा कि अगर आप जीएस का फाउंडेशन बैच देख रहे हैं 2026 के लिए, तो आपको फास्ट ट्रैक रूप में अब फाउंडेशन P2I कोर्स मिल सकता है, जिसकी फीस केवल 7,499 होने वाली है तब जब आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। 11 अक्टूबर से पहले एडमिशन लेंगे तब आपको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंतर्गत ये फीस उपलब्ध होगी। 11 अक्टूबर अंतिम तिथि है इस बैच में एडमिशन लेने का, इस बड़ी छूट का। तो आप फटाफट स्टडी IQ के ऐप को डाउनलोड कीजिए या आप स्टडी IQ का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके ये बैच परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल देख रहे हैं, क्योंकि ये जो शब्दावलियां हैं जीएस और ऑप्शनल दोनों से जुड़ती हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऑप्शनल के साथ भी जोड़ें। राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध एज ए ऑप्शनल, जिसको आप PSIR के नाम से जानते हैं, 2026-27 के लिए अक्टूबर बैच आ चुका है। 11 अक्टूबर से पहली क्लास शुरू होगी। PSIR के अंतर्गत हम पॉलिटी से ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी AP लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। तो 12,999 रुपये में ये बैच आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बैच ही शुरू हो रहा है 11 अक्टूबर से, और अगर आप ये सेल में का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो भी 11 अक्टूबर ही है। तो 11 अक्टूबर से पहले आप इस बैच के साथ जुड़ के अपना एडमिशन डन करिए। न्यूनतम फीस पे अपनी तैयारी को मूर्त रूप दीजिए। आइए मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो लोकतंत्र के अगर हम मॉडल के बारे में बात करें तो विभिन्न प्रकार के मॉडल हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम मौलिक लोकतंत्र को हम मूल लोकतंत्र, ठोस लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। और इसकी मूल बात यह है कि ये लोकतंत्र का जो स्वरूप है, ये सारा का सारी जो जिम्मेदारी है वो जनता को सौंपता है कि सब कुछ जनता करेगी। इस लोकतंत्र में आप देखेंगे तो कुछ जगहों पे राजनीतिक दलों को भी ये नकार देता है, कुछ जगहों पे राजनीतिक दलों की स्वीकार्यता है, लेकिन उनकी भी स्वीकार्यता विशेषकर उनके राजनीतिक विचारधाराओं पे नहीं बल्कि अधिक से अधिक भागीदारी देने पे है। तो ये जो वास्तविक लोकतंत्र है, मूल लोकतंत्र है, इसके उदाहरणों के रूप में हम सिद्धांतों के रूप में देख सकते हैं। जैसे M.N. रॉय मौलिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सारी जो जनता है वो अलग अलग स्तर पे अलग अलग स्तर पे संगठित होगी और विभिन्न समितियां होंगी और एक समितियां दूसरी समितियों से जुड़ी होंगी। इस तरीके से जनता ही अपना सारा निर्णय लेगी। गांधी का ग्राम स्वराज देख लीजिए, वो भी इसी तरीके के लोकतंत्र की, मौलिक लोकतंत्र की बात करते हैं, जहां पर लोग ग्राम स्तर पे, उसके ऊपर के स्तर पे इस तरीके से उनका आपस में जुड़ाव होगा, ऐसे देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो मौलिक लोकतंत्र अभी सैद्धांतिक रूप से परिपक्व नहीं है, ना ही इसकी कुछ बहुत बड़ी विशेषताएं स्पष्ट रूप से हमारे पास हैं, लेकिन ये आदर्श रूप में मौलिक लोकतंत्रों के बहुत सारे विद्वानों ने चर्चा की है। दूसरा है विमर्शी लोकतंत्र। विमर्शी लोकतंत्र वो लोकतंत्र है जो प्रत्येक निर्णय पे विचार विमर्श को महत्व देता है। उसका मानना है कि कोई भी निर्णय बिना विचार विमर्श के, जनता के विचार विमर्श के नहीं करना चाहिए। ये इस तरीके से नए संसाधन, जैसे हम बात करें संसद में सवाल पूछने से लेकर जनता की राय लेने तक जो व्यवस्थाएं हैं, ये विमर्शी लोकतंत्र की विशेषताओं में जुड़ता है। और विमर्शी लोकतंत्र पश्चिमी लोकतंत्र का सबसे सशक्त माध्यम है। तो जब भी हम पश्चिमी लोकतंत्र की बात करते हैं, यूरोपियन लोकतंत्र की बात करते हैं, तो वहां पे विमर्शी लोकतंत्र मजबूत रूप से दिखाई देता है। और ये लोकतंत्र वहीं होता है जहां पर राजनीतिक प्रशिक्षण कायदे का है, अर्थात परिपक्व अवस्था में है। सहभागी लोकतंत्र की बात करते हैं। सहभागी लोकतंत्र का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उसमें सहभागिता हो।
सहभागिता का मतलब जब हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं जहां जनता ही शासन करती है, तो इस रूप में हम देख सकते हैं। सहभागी लोकतंत्र भी हमें यूरोपीय व्यवस्था में छोटे देशों, छोटे राज्यों में देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में जो स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र है उसको हम सहभागी लोकतंत्र के रूप में देख सकते हैं। हालांकि आज बड़े समय पर भी बड़े राज्यों में भी सहभागी लोकतंत्र को आज स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि आज जब से सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, तो अब हम लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके राय लेने की जरूरत नहीं है। घर बैठे हर कोई अपनी राय सेंड कर सकता है। तो सहभागी लोकतंत्र आगे आने वाले समय में बड़े राष्ट्र राज्यों में भी देखने को मिलेगा, जो केवल नगर राज्यों तक सीमित होने की बात हम करते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करें तो ये लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष तरीका है, अप्रत्यक्ष स्वरूप है, जहां पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, जनता के हितार्थ शासन करते हैं। इसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र देखते हैं और वर्तमान समय में लोकतंत्र के पर्याय के रूप में हम प्रतिनिधि लोकतंत्र के मॉडल को ही देखते हैं। जहां पर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो यही स्वरूप हमारे सामने आता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, तो इसका भी आधार प्रतिनिधि लोकतंत्र ही है। बहुलवादी लोकतंत्र ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर स्थापित होता है। सत्ता को निर्णय लेने में ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रीकृत, ज़्यादा से ज़्यादा स्तरीकृत की बात करता है, और ये अभी सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ने की दशा में है, अभी परिपक्वता को स्थापित नहीं हो पाया है। अभिजात लोकतंत्र ये ऐसा लोकतंत्र है जिसका मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी कुछ विशिष्ट वर्ग ही शासन में या सत्ता में होते हैं, जो अभिजात्य होते हैं, इलीट होते हैं, प्राधान्य होते हैं। यद्यपि ये लोकतंत्र इसलिए कहलाता है क्योंकि उनके शासन में होने का आधार लोगों को बाध्य करना, दंड देना, डराना नहीं है, बल्कि लोग सहमति से उन्हें अपना शासक चुनते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो बातें बताई जाती हैं वो जनता को अपने हितार्थ लगती है। तो ऐसे में ऐसे लोकतंत्र को हम अभिजात्य लोकतंत्र कहते हैं। ये विशेषकर मार्क्सवादी लोकतंत्र से बाहर निकलने वाले संशोधनवादियों के द्वारा इस तरीके से लोकतंत्र का विस्तार किया गया है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र जो प्रक्रियाओं को महत्व देता है, जो लोकतंत्र लोगों से संबंधित नहीं प्रक्रियाओं से संबंधित मानता है, जैसे जहाँ पे संसदीय व्यवस्था हो, जहाँ पर निर्वाचन होता हो, निर्वाचन आयोग हो, न्यायपालिका हो, है ना, विधानमंडल हो और सार्वभौम वैश्विकताधिकार हो, तो ये कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं के आधार पर किसी देश के लोकतंत्र का होना या न होना डिसाइड करता है। इसको हम प्रक्रियात्मक लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे सामाजिक लोकतंत्र ये विशेषकर समानता और न्याय को महत्व देता है। ये सामूहिकता से संबंधित है, सामूहिक निर्णय से संबंधित है। विशेषकर जो साम्यवादी लोकतंत्र है उससे जोड़कर देख सकते हैं। आखिरी मॉडल है जिसे हम महानगरीय लोकतंत्र कहते हैं। ये लोकतंत्र की एक नवीन अवधारणा है जो वैश्विक लोकतंत्र कहलाती है या वैश्विक लोकतंत्र से संबंधित है। इसका उद्देश्य विश्व की समस्याओं का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्णय लेना है। और इसके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हम देखेंगे तो जैसे हम यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है उसमें आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसमें भी अन्य देशों को भी मैक्सिमम भागीदारी दी जाए। तो इसी तरीके से जैसे पर्यावरणीय समस्या है, वैश्विक आतंकवाद है, इस तरीके की समस्याओं का निदान ये वैश्विक स्तर पर चाहता है। तो एक तरीके से राष्ट्रीय आधारित जो लोकतंत्र है, जो परंपरागत सिद्धांत है, ये उसके विरुद्ध है। ये एक तरीके से वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की बात करता है। ये कहता है कि विश्व स्तर पर भी हम लोकतांत्रिक शासन स्थापित करें। इसके लिए ये वैश्विक नागरिकता, वैश्विक कानून की बात करता है। तो जब हम भूमंडलीकरण की बात करते हैं तो आप कह सकते हो कि ये भूमंडलीकरण का ही देन है और भूमंडलीकरण की सिद्धांतों ने ही इसे इस रूप में आगे आने का जो है वो प्रोत्साहित किया है। तो इस तरीके से लोकतंत्र को कोई छोटी व्यवस्था आप न माने, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। कई सारे विचारकों ने अलग से किताबें केवल लोकतंत्र पे लिखी है। तो लोकतंत्र के संबंध में ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जीएस आप पढ़ रहे हो या ऑप्शनल पढ़ रहे हो, ये टॉपिक, ये शब्दावली आपको सब जगह देखने को मिलता है। तो कई बार हम इसके सामान्य अर्थ को और विशिष्ट अर्थ को नहीं देख पाते। तो जो भी PSIR ऑप्शनल या कोई और ऑप्शनल पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ये उपयोगी है, और जो सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं उनके पास सामान्य ज्ञान से थोड़ी ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आगे भी इसी तरीके से हम शब्दावलियों के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। लेकिन इसके पहले मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे एक लिंक दिया गया है। उस लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं तो एक गूगल फॉर्म भरता है, वो गूगल फॉर्म आप भरिए तो आपको समय समय पे स्टडी IQ की तरफ से जो ऑफर्स आते हैं या जो लाभ मिल सकता है उसकी जानकारी आपको आती रहेगी।
और आप डायरेक्ट स्टडी IQ से पहले से जुड़े हुए व्यक्ति भी माने जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर लगातार क्लासेस देखते हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे किसी एक नई व्यवस्था के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।